आपको बता दें, आपसे ठीक आधे घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर एक बड़ा फैसला आने वाला है। इस फैसले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और साथ ही आपको बता दें तमाम एक्सपर्ट और इस खबर पर मेरे कई सहयोगियों की नजर है। उससे पहले पूरी खबर आपको बता देती हूं क्यों अब से आधे घंटे बाद निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की यह संवैधानिक पीठ इस बात पर फैसला लेने वाली है कि अयोध्या विवाद मध्यस्थता से सुलझेगा या फिर नियमित सुनवाई ही की जाएगी। हिंदू महासभा, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड, आपको यहां पर स्पष्ट कर दूं, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड मध्यस्थता के जरिए इस विवाद को सुलझाने पर सहमति जता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अयोध्या विवाद को लेकर सुनवाई होगी। बड़ी बात इस बात को लेकर है कि मध्यस्थता पर क्या कोई सहमति बन पाएगी या फिर नियमित सुनवाई ही आगे जारी रहेगी, इसे लेकर बड़ा फैसला आ जा सकता है। समाधान, अयोध्या मामले का समाधान कोर्ट की निगरानी में क्या मध्यस्थता से हो सकता है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हमें सुबह 10:30 बजे यानी अब से करीब 28 मिनट बाद मिलने शुरू हो सकते हैं। इससे पहले बुधवार को आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत 5 जजों की संवैधानिक बेंच है जो इस पर सुनवाई कर रही है और बड़ी बहस के बड़े सवाल एक एक करके आपके स्क्रीन पर। तो बड़ी बहस में हमारा पहला सवाल यही, क्या राम मंदिर का कोई मध्यस्थ मार्ग है? राम का वास्ता क्या निकलेगा बातचीत से ही रास्ता? क्या अब मिल बैठकर ही बनेगा राम मंदिर? क्या राम मंदिर निर्माण की निर्णायक घड़ी आ गई है? अब की बार क्या रामलला के आशीर्वाद से बनेगी सरकार? भूले नहीं, बस कुछ ही महीनों में इलेक्शन है और हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि कैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ असद खान फलाही हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ गीता भट्ट हैं आरएसएस का पक्ष रखने के लिए, साथ ही कई और खास मेहमान हमारे साथ। आपको बता दूं इस समय आप स्क्रीन पर आशुतोष मिश्र को देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इशिकरण भंडारी को मैं देख पा रही हूं, एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। लेकिन सबसे पहले आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको लेकर चल रही हूं सुप्रीम कोर्ट, मेरे सहयोगी महेश गुप्ता के पास, उन्हें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महेश, क्या बड़ी बात एक्सपेक्टेड है आज? जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। आपसे करीब 27 मिनट बाद सुनवाई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज सीधा फैसला सुनाएगा कि क्या इसमें मीडिएशन यानी मध्यस्थता हो सकती है या नहीं। और मध्यस्थता बाकायदा हमारा जो कानून है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, उसके अंदर ये प्रोविज़न है। और मध्यस्थता में ये होता है कि अगर कोई पक्ष मध्यस्थता के लिए बैठते हैं, वो सहमति करते हैं कि हम मध्यस्थता को करने के लिए राजी हैं, उसके बाद अगर मध्यस्थता होती है और उस पर जो भी हस्ताक्षर हो जाएंगे वो फिर मान्य होती है, उसके खिलाफ फिर अपील दायर नहीं होती है। तो ये इसलिए आप ये देखना होगा कि उसके अंदर जो मुस्लिम पक्ष हैं वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, हिंदू पक्ष हैं, हिंदू के अंदर कई पार्टियाँ हैं जैसे निर्मोही अखाड़ा वो तैयार है, रामलला जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और हिंदू महासभा के नाम से 3 संगठन पहुंचे हुए हैं जिन्होंने मिलते जुलते नाम रखे हुए। हिंदू, किसी ने रखा हिंदू महासभा, किसी ने रखा है अखिल भारतीय हिंदू महासभा, किसी ने लिखा अखिल भारत हिंदू महासभा। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में विवाद हो गया था। सबके वकील अलग अलग खड़े होकर उन्होंने बोला हम हिंदू महासभा से हैं, किसी ने कहा नहीं हम भारतीय हिंदू महासभा से हैं। तो चीफ जस्टिस इस बात पर नाराज भी हुए थे। तो कहने का मतलब है कि मुस्लिम पक्ष तो मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू पक्ष में जो है अधिकतर लोग मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। और उसके अलावा एक बात, सबसे बड़ी बात ये भी है जो हमें दर्शकों को बतानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछली सुनवाई हुई थी तो कहा था कि ये हम जो है शाम को 4 बजे तक आप जो है मध्यस्थता के लिए जिन पैनलिस्ट के आपने नाम देने दे दीजिए। तो उसमें हिंदू पक्ष के ज्यादातर संगठनों ने नाम नहीं दिए हैं। नाम ना देने का मतलब है कि जब उन्होंने नाम ही नहीं दिए हैं तो इसका मतलब मध्यस्थता नहीं करेंगे, और जब मध्यस्थता नहीं करेंगे तो फिर मध्यस्थता कैसे हो सकती है? देखना सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करता है। ठीक महेश, आऊंगी मैं आपके पास क्योंकि सबकी निगाह इसी बात पर टिकी है। आज क्या कुछ साफ हो पाता है, कोर्ट की तरफ से क्या निकल कर आता है। इशिकरण भंडारी आपको लेकर आना चाहती हूँ, आप लॉयर हैं। जैसे कि मेरे सहयोगी अभी महेश भी बता रहे थे कि हिंदू पक्ष जो है उसमें सहमति नहीं है। निर्मोही अखाड़ा कहता है हाँ बातचीत से मध्यस्थता से रास्ता निकले, लेकिन जो दूसरे संगठन है चाहे वो रामलला विराजमान हुए, दूसरे संगठन हो, वो इसके पक्ष में नहीं है। मेरा सवाल आपसे बहुत ही कानूनी लीगल एंगल से जुड़ा हुआ है। जब सारे पक्ष ही अग्री नहीं कर रहे, जब सारे पक्ष ही सहमत नहीं है, तो क्या कोर्ट के पास सही मायने में यह मध्यस्थता का रास्ता है? देखिए, कोई भी मध्यस्थता हो, कोर्ट की हो या बाहर हो, जब दोनों पक्ष अगर मध्यस्थता नहीं चाहते तो होनी संभव ही नहीं होती, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तभी होगा जब दोनों साइड कॉम्प्रोमाइज चाहेंगी। रामलला के वकील ने कोर्ट में, मैं पिछली हियरिंग में कोर्ट में था, मैं सारी हियरिंग्स में कोर्ट में रहता हूं, उनके वकील ने, रामलला के वकील ने साफ तौर पे कहा था कि इस केस में मध्यस्थता संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी आस्था है कि यहाँ पे राम जन्मभूमि है, भगवान राम का जन्म हुआ है,
इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है, हमें ये पूरी जमीन चाहिए। अगर ये बात हो सकती है कि मुस्लिम पार्टियां अपना मॉस्क कहीं और बनाना चाहती हैं तो वो हम मदद कर सकते हैं, पर यहां पे राम जी का जन्म हुआ है, इस पे क्या कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? कोई कॉम्प्रोमाइज संभव ही नहीं है हिंदू पार्टीज के लिए इसके ऊपर। तो उन्होंने कोर्ट में बेंच को ये कहा था कि यहां पे कोई संभव पॉसिबल नहीं है। स्टेट ऑफ यूपी के वकील ने भी यही कहा था, यूपी सरकार के वकील ने, कि इस केस में जब आस्था जुड़ी हुई है और आस्था साफ है कि यहां पे जन्म हुआ है तो हम क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इस केस में। सो यहां पे हिंदू पक्षों ने, अधिकतर हिंदू पक्षों ने साफ कर दिया था कि मध्यस्थता पॉसिबल नहीं है। अगर कोर्ट फिर भी ऑर्डर करती है तो वो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर का ओबे करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। पर लग नहीं रहा, अपना पक्ष साफ दे दिया है। इनफैक्ट जब कोर्ट ने कहा कि हिंदू पार्टी कुछ आपत्ति जता रही है तो वकीलों ने खड़े होकर कहा हम कुछ आपत्ति नहीं जता रहे, हम साफ तौर पे मना कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड किया। सो अब अगर कोर्ट डायरेक्ट करेगा तो जाएंगे, पर मुझे लगता नहीं इससे कोई नतीजा निकल पाएगा, क्योंकि वकीलों ने साफ कह दिया कि जो पक्ष है वो हिंदू पक्ष है, उनके लिए इस चीज में कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि यहां जन्म नहीं हुआ, कहीं और हुआ, चलो आपकी बात मान लेते हैं या आधी जमीन दे देते हैं। उनके लिए संभव ही नहीं है। जिस चीज में आपकी डिमांड में कुछ नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं है, वहां क्या नेगोशिएशन हो सकता है? ठीक ठीक, मेरे पास आपके लिए और भी कई कानूनी सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास। राकेश त्रिपाठी, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया था, तुषार मेहता पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया था, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, उन्होंने कहा कि इसमें मध्यस्थता का रास्ता नहीं, इसका तो जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। क्या वो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है? देखिए अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से माना है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और उसके 3 प्रकार के मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुझाए हैं। परस्पर बातचीत के आधार पर हो, न्यायपालिका के फैसले के आधार पर हो, या संसद के द्वारा विधायन बना करके हो। बातचीत की कई बार प्रयास हुए हैं और हर बार प्रयास असफल हुआ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की हठधर्मिता के कारण हर बार बातचीत की टेबल से मामला हट गया है और बातचीत हमेशा असफल हुई है। इस बार भी जो बातचीत का तरीका दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरह से लिंगर ऑन करने का एक प्रयास दिखाई पड़ रहा है। नहीं, राकेश त्रिपाठी, से हमारी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है, आप मुझे क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा पहले भी बातचीत का समर्थन किया गया, नहीं नतीजे आए, फैक्ट्स है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कह रही हूं अभी, क्योंकि जो यूपी सरकार का पक्ष रहा उससे एकदम क्लियर है कि बातचीत का रास्ता अब नहीं है। जो आप मुझे 3 रास्ते गिना रहे हैं उसमें मध्यस्थता का रास्ता अब नहीं है। आप उस पर मुझे क्लैरिटी दीजिए। नहीं, देखिए मध्यस्थता की स्थिति इसलिए क्योंकि हम अगर राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए कोई फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर बातचीत की जाए, वो टाइम फ्रेम करके की जाए। लेकिन जिस प्रकार की मध्यस्थता अब तक होती रही है उससे समाधान नहीं निकलेगा और अंतिम चौखट पर मामला खड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका न्यायिक समाधान निकले। न्यायपालिका की अलग अलग चौखट पर यह मामला जाते जाते आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम स्थिति तक पहुंच चुका है और हर तरह के प्रयास, चाहे 1994 के इस्माइल फारूकी केस का हवाला देकर के इस पूरे मामले को 1 साल तक लिंगर ऑन करने का प्रयास रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी पर महाभियोग लगा करके का प्रस्ताव करके कांग्रेस पार्टी द्वारा इसको अलग अलग ढंग से लिंगर ऑन करने का प्रयास रहा हो। अब हिंदू समाज इसको लंबे समय तक और लटकाना भटकाना नहीं चाहता है। हिंदू समाज चाहता है इसका जल्द से जल्द समाधान निकल करके आए। अगर मध्यस्थता का भी कोई प्रस्ताव है तो टाइम बाउंड करें उसे। सर, आप जो ये बात कह रहे हैं ना सर, अब मेरे को आपसे सवाल इसलिए पूछने पड़ रहा है क्योंकि हर कोई इसको इलेक्शन से जोड़कर देख रहा है, इसकी टाइमिंग को इलेक्शन से जोड़कर देख रहा है, इसलिए ये सारे सवाल जो है, जो जनता के सवाल है, वो मैं आपके सामने रख रही हूं। सर असद खान फलाई, अब बातचीत से रास्ता निकलेगा? क्योंकि मेरे सहयोगी को भी मैंने कहते हुए सुना लगातार, ये तो वेल स्टेटेड है कि अब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि चलिए बातचीत से निपटा लेते हैं मामले को। जी फलाई साहब, देखिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी विवाद के निपटारे के लिए, मध्यस्थता। और ये तो सदियों पुराना एक विवाद चला आ रहा है। इस विवाद को अगर निपटारा और इसका सॉल्यूशन और इसका हल अगर निकल सकता है तो वो ही आपसी सहमति और वार्तालाप और सुलह मशवरे से निकल सकता है। देखिए मैं बताऊं, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला जो होगा एक कम्युनिटी के लिए पेनफुल होगा और दूसरे के लिए वो खुशी का माहौल होगा। तो ये इट विल बी इक्वली पेनफुल फॉर बोथ कम्युनिटी, चाहे वो मुस्लिम्स के फेवर में आए चाहे हमारे हिंदू भाइयों के फेवर में आए। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आपसी सहमति के साथ, मध्यस्थता के साथ एक कॉम्प्रोमाइज किया जाए कि कुछ वो कॉम्प्रोमाइज कर लें और कुछ हम कर लें। फलाई साहब, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ हो रहा है,
इससे पहले भी मध्यस्थता की कोशिशें हुई हैं, तो और आप भी जानते हैं कि दोनों तरफ से रिजर्वेशंस थे और वो मध्यस्थता की कोशिशें फेल हो गई थी। ठीक है, गीता भट्ट एडिसन ने 1000 बार प्रयास किया था, तब कहीं आके बल्ब का आविष्कार किया था। तो अब ये अगर हम इस पे अगर कोशिश करेंगे तो जरूरी थोड़ी है कि अगर सर आप क्या अपनी बेसिक क्या मुस्लिम, एक सेकंड मैम, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, आपने ईश्वरन को भी सुना, अभी आपने राकेश त्रिपाठी को भी सुना, दो बातें वो कहते हैं एक तो इसका इस्तेमाल किया जाता है समय बर्बाद करने के लिए, इस पूरे मामले को डिले करने के लिए, और दूसरी बात, इस बात पर तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है कि वही रामलला की जन्मभूमि है, वो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और वहां पर मंदिर होना चाहिए। अब देखिए आप और मैं इसी बात पर जब स्टूडियो में बहस कर रहे हैं, हम इसी बात पर बहस कर रहे हैं, आपने आ गए ना आपकी आस्था, यही सवाल तो ये लोग उठा रहे हैं। ठीक है सर, मैं आगे आपको पूरा मौका दूंगी, आप आगे बोलिएगा सर। जी गीता भट्ट। अदिति जी देखिए, सबसे पहले तो फलाही जी जो यहाँ आविष्कार का उदाहरण दे रहे हैं, आस्था और आविष्कार जो है, आप उन दोनों को आप समानांतर तरीके से नहीं देख सकते। मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर आप काउंटर करेंगे तो इंटरवीन करूंगा। देखिए एक सेकंड, जो मध्यस्थता या बातचीत करने से अगर कोई भी ऐसा विषय है जिसका समाधान निकल सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदिति जी जो इतिहास रहा है मध्यस्थता का राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर, उसमें हम सभी जानते हैं 1986 में कांची के शंकराचार्य और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मियां नदवी के बीच भी बातचीत करने का प्रयास हुआ। उसके बाद जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे उस समय भी बातचीत का प्रयास हुआ, नरसिम्हा राव के समय बातचीत का प्रयास हुआ। 2000 हाल ही में 2015-16 में जब इस बातचीत की गई तो जो मुस्लिम पक्ष है वो बातचीत के लिए आए ही नहीं, और 2017 में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केहर ने स्वयं कहा कि मैं बीच में आकर मध्यस्थता कराऊंगा, तो जाफियार जिलानी साहब जो कन्वीनर हैं मुस्लिम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के, उन्होंने तो स्वयं कहा कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं और कोर्ट जो है वो इसके ऊपर अपना निर्णय दे। मैडम, तो अब अचानक से ये जो विषय दोबारा से उठाने का प्रयास है, क्योंकि ये बात तो साफ है, इस बात पर तो कोई विवाद है ही नहीं कि भगवान राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ है। ये तो 2010 के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है उसमें लिखा हुआ है, तो उस पर तो कोई विवाद है ही नहीं। तो मध्यस्थता किस विषय पर हो सकती है? तो जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने भी बात कही कि हाँ, अगर कोई विषय ये उठता है कि भाई मस्जिद कहाँ बनानी है, इस विषय पे अगर बात कोई उठती है तो वो हो सकती है, इस पे तो कोई विवाद है ही नहीं, इस पे कोई चर्चा का विषय। सबसे अच्छा तरीका होगा कि डे टू डे हियरिंग हो और इसका निर्णय आए। आशुतोष मिश्र, कब तक खींचेगा ये राम मंदिर? कब तक रामलला टेंट में रहेंगे भाई? ऐसी पार्टीज हैं, ऐसे लोग रहे हैं जो राम को मिथिकल कैरेक्टर बताते हैं, राम सेतु को मिथिकल बताते हैं। जी, और ऐसे लोगों का जो 1994 में दिया हुआ हलफनामा है उसकी बड़ाई सुब्रमण्यम स्वामी भी करते हैं और योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आज के मध्यस्थता की, तो ये एक ऐसा केस है जहां पे 2 और 2 4 हो, ये जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो जो है ये है कि जो हमें जो है अपने सुप्रीम कोर्ट की अनुभव और उनकी जो उन्होंने एक विश्वास प्रकट किया है उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो बुद्धिमत्ता पे हमें अपने जजेस को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसमें जो है ये आस्था के साथ साथ एक 1992 में जब से विवादित ढांचा गिरा है तब से ये एक दल है जो कि इस पे अपनी राजनीतिक रोटी भी सेक रहा है। और आपने जैसे कहा कि इलेक्शन का समय है, आरएसएस भी जो है कुछ लाने वाला है, अपना कोई एक मीटिंग वगैरह है, तो ये इसमें आस्था के साथ साथ राजनीति जुड़ गई है। और ये एक तरफ से नहीं है, ये दोनों तरफ से है। मतलब इसमें चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुसलमान पक्ष हो, राजनीति का एक जो है बहुत बड़ा हाथ आ गया है। लेकिन मध्यस्थता इसलिए जरूरी है कि अगर मध्यस्थता से, जैसे जजेस ने कहा कि अगर 1% भी चांस है तो उसमें एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा। और अगर वो कोर्ट उसको कोई ऐसे तो डिसाइड कर नहीं सकता, क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये तो जो है कोर्ट ने खुद ही कह दिया है। इसलिए जो है मध्यस्थता की जो है जो आशुतोष मिश्र, जो मैं आपसे कह रही थी ना, राजनीतिक पहलू, राजनीति दोनों तरफ से हुई है, उनकी तरफ से भी हुई है तो ऐसा कहने वालों की तरफ से भी हुई है जो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते।
जो उसे डिले करना चाहते हैं, जो उसे लटका कर रखना चाहते हैं, वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सेकते आए हैं। और इसीलिए आज जो राम भक्त है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। शायद भगवान श्री राम भी खुद को ठगा हुआ महसूस करते होंगे कि राजनीतिक रोटियां तो उनके नाम पर सेक ली जाती हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि बातचीत की टेबल पर आइए तो सब अपने अपने आर्ग्यूमेंट तक वहां पर जो है दलीलें देनी शुरू कर देते हैं। तो अब से करीब 2 मिनट बाद यह अहम सुनवाई शुरू हो जाएगी। संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, कई खास मेहमान इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दूं, आचार्य सत्येंद्र दास को इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और साथ ही इकबाल अंसारी पक्षकार हैं, उन्हें भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी हैं और आचार्य दीपांकर भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैम, सत्येंद्र दास और इकबाल अंसारी, लगातार मध्यस्थता के मार्ग पर चर्चा हो रही है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? क्या श्री राम मंदिर, क्या भगवान श्री राम को आखिरकार जिस मंदिर का इंतजार है उसका रास्ता मध्यस्थता से ही खुलता है? आचार्य सत्येंद्र दास पहले से। देखिए, मध्यस्थता एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, कई बार बातें चली है। एक बात होता है कि यदि मध्यस्थता से और आपसी समझौते से बात बन जाती है तो सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है, क्योंकि तब हम लोगों के बीच में किसी प्रकार का दरार नहीं हो रहेगा और किसी प्रकार का कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी। एक भाईचारे की बात जो है संपन्न हो जाएगी। तो यदि ये मध्यस्थता के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, भाईचारे के रूप से, आपसी समझौता से ये समाधान हो जाए तो सबसे उत्तम है। नहीं तो यदि कोर्ट के माध्यम से होता है तो किसी न किसी को पराजित होना पड़ेगा और इसमें यदि होता है तो कोई पराजित नहीं होगा, दोनों को विजय मिलेगी। उनको जहां बनाना चाहेंगे वहां मस्जिद बन जाएगी और जहां रामलला विराजमान वहां मंदिर बन जाएगा। हम लोगों के मांग केवल यही है कि भूमि नहीं बदली जा सकती, बदली जा सकती है मस्जिद, तो उनको दूसरी जगह मस्जिद बनाने कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जहां रामलला विराजमान है उसको छोड़ दे, वहां भव्य मंदिर बनावे हिंदू समाज। और यही एक मध्यस्थता और यही एक समझौता संभव है। इकबाल अंसारी, आपके बगल में महंत सत्येंद्र दास को आज पहली बार नहीं कई बार देखती आई हूं, कई बार आप लोग इसी तरह हमारे शो में आए हैं। अब जब मध्यस्थता को लेकर डिस्कशन हो रहा है, मैं ये सोच रही हूं आप लोग एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ये मध्यस्थता के मार्ग तक सुप्रीम कोर्ट को क्यों ले जाना पड़ा? कैसे सुलझेगा ये मामला? देखिए, ये मसला बहुत पुराना है, इसको कोर्ट अपने यहाँ लोगों को बुला ले और बातचीत करके अगर ये मामला सुलझ सकता है तो सुलझावे, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बात करते हैं लोग। समझौता संभव है, बहुत बड़े बड़े मामले सुलझाए जाते हैं, छोटे छोटे मामले भी सुलझाए जाते हैं। इस पे भी लोग पहले बुलाए जाएं, पक्षकार बुलाए जाएं, बुद्धिजीवी बुलाए जाएं, क्योंकि बात करने वाले बहुत से लोग हैं। जब तक लोग बुलाए नहीं जाएंगे और बातचीत होगी नहीं, तब तक ये नहीं होगा मालूम कि समझौता होगा कि नहीं और समझौता लोग करेंगे कि नहीं। किस तरीके से ये मसले को तय किया जाए, कोर्ट चाहे खुद फैसला करे, चाहे कोर्ट लोगों को बुलावे। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ बातचीत की जाए। सारे लोग मिलते हैं, जो है मिल बैठ के जो बात करते हैं, मीडिया के सामने कुछ बात करते हैं, मीडिया के बाद में लोग कुछ बात करते हैं। बहुत से लोग अपनी अपनी जो हक जमाते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से होना है। जब कोर्ट अपने आप बुलावेगी, बहुत आसान तरीके से ये फैसला हो जाएगा। ठीक है, आचार्य दीपांकर जल्दी से आप बोल, आपका कमेंट। आदरणीय, हमसे बहुत जल्दी मत कीजिए, मैं 2-4 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पहले तो मैं सत्येंद्र दास जी को नमस्कार, और इकबाल भाई ने भी आज बहुत अच्छी बात कही। हालांकि कई बार दिशा परिवर्तित होती है, मगर आज आपका ये कार्यक्रम इस चीज की एक नजीर है कि एक अच्छी पहल यहां से कम होती दिख रही है। हालांकि 15 बार अब तक अदिति इस बारे में चर्चा पहले हो चुकी है, 15 बार काउंटिंग कर। मैं आपको बात पूरी करने का मौका दूंगी, वो तस्वीर मैं चाहती हूँ एक बार फिर से हमारी स्क्रीन पर आए, क्योंकि हमने राम मंदिर का मामला आपसी बातचीत से, आपसी सुलह से सुलझे, इस बात को लेकर हमने एक नहीं कई बार बहस की है। आप 6 महीने में, और आप कितनी बार हमारी उस बहस में आए, और आज सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है। हम बार जी न्यूज़ तो ये कहता है, आप क्यों नहीं एक मिसाल कायम कर देते दुनिया के सामने कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ अदिति, आज महंत सत्येंद्र दास जी भी सुन रहे हैं और इकबाल भाई भी सुन रहे हैं। इकबाल भाई और सत्येंद्र जी, आप बड़े अच्छे, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। आज खुदरत ने
कोर्ट ने पुनः वो मौका दिया है, हा और मां को मिलाकर हम कर दीजिए, हिंदू और मुस्लिम की मां को मिलाकर के हम कर दीजिए। ये निसंदेह सकारात्मक है। मुझे याद है 610 साल पुरानी टर्की में मस्जिद अभी शिफ्ट की गई थी। जब वहां ये पॉसिबल हो सकता है और कोई चीख पुकार नहीं, तो हिंदुस्तान तो प्यार गई ना, बची कहां होती तो शिफ्ट की जाती ना। आप बताइए टर्की की मिसाल, एक दूसरे के ऊपर नहीं, अभी उन्होंने क्या कहा, हम प्लीज एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें, पर मैं फिर भी हटाकर आगे बढ़ता हूं। ठीक, मैं कहूंगा एक बड़ा दिन है, बड़ा वक्त है, कोर्ट अभी फैसला देगा, मगर हम लोगों के लिए हाथ मिलाने का, दिल मिलाने का, और मुझे लगता है गंगा यमुनी तहजीब को पुनः प्रवाहित करने का एक बड़ा पर्व है। और मैं कल अदिति अयोध्या जाने को तैयार हूं, इस पर कल अयोध्या जाने को तैयार हूं। और मेरी सत्येंद्र दास जी से भी मैं बैठा हूं काफी देर, आप ही के सेट पर काफी देर उतरकर चर्चा हुई थी। निसंदेह ये बड़ा कदम है, बड़ा मूव है, और मैं इसका स्वागत करता हूं। और मुस्लिम भाई 20 करोड़ लोग हैं, इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनकी भी मस्जिद बनवाने में मैं सकारात्मक योगदान दूंगा। ठीक स्वामी दीपांकर, दूंगा, तन मन धन से दूंगा। जी, मैं जानती हूं आपके लिए बहुत इमोशनल, बहुत ही भावना से जुड़ा मुद्दा है, और ये करोड़ों हिंदुओं के लिए भावनात्मक मुद्दा है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं उनके पास जाने के लिए। विशाल, हम यानी हिंदू और मुसलमान मिलकर बनते हैं हम, लेकिन ये मामला, ये बातें कहना और सुनना और डिस्कस करना स्टूडियो में बहुत आसान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ये बताने के लिए काफी है ये मामला इतना सीधा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। बिल्कुल अदिति, देखिए अगर इस पूरे मामले का समझौता अयोध्या की सीमा के अंदर होता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अयोध्या के आम मुसलमान, चाहे वो इकबाल अंसारी हो और अयोध्या के जो हिंदू पक्षकार, अगर उनके बीच में बैठकर होता है तो शायद इसका कोई हल निकल जाए। लेकिन जब जब भी बात समझौते की आती है, जब जब बातचीत की आती है कि आपसी समझौते से इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए, तो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप तुरंत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मामला आगे समय तक लंबित हो जाता है। और अगर इसमें आप देखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले को लंबित करने की कोशिश पिछले कई सालों से की गई है। अब अगर मध्यस्थता की बात सामने आती है, अगर अयोध्या में इकबाल अंसारी और सत्येंद्र दास या इसके अलावा जो हिंदू पक्षकार है, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा हो, रामलला विराजमान हो, अगर ये लोग बैठकर आपसी समझौता कर लें तो शायद मंदिर का फॉर्मूला निकल सकता है। लेकिन इसमें एंट्री हो जाएगी आपके बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की, जफर याब जिलानी साहब की, कई और लोगों की, जो कि दिल्ली और लखनऊ में बैठकर अयोध्या की पूरी इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से ये पूरा मामला लटकता अटकता चला जाता है और आगे भी ऐसा ही चला जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा, क्योंकि हिंदू पक्षकार पूरी तरह से मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे यह कहना है कि जब जब मध्यस्थता की बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का मामला आगे बढ़ता गया है। आज जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो इस पर वो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, कोई फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। उनको यह लगता है कि अगर इस बार यह मामला मध्यस्थता को आगे चला गया तो आने वाले कई सालों तक यह मामला लटक सकता है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कब कौन सा पक्ष बातचीत की टेबल से उठकर खड़ा हो जाए किस मुद्दे पर। क्योंकि जिस तरह से भी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि राम जन्मभूमि जहां पर है, मंदिर वहीं पर बनेगा। मस्जिद का फॉर्मूला अयोध्या में जो हिंदू पक्ष है वो कई जगह दे चुके हैं। रामविलास वेदांती लखनऊ में मस्जिद बनाने का फॉर्मूला दे चुके हैं, विनय कटियार सरयू के किनारे बनाने का फॉर्मूला दे चुके हैं। तो क्या मुस्लिम जो पक्षकार हैं वो इस बात से सहमत होंगे? अदिति, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट उठाया विशाल, और उसी वैलिड पॉइंट को लेकर मैं इकबाल अंसारी और महंत सत्येंद्र दास के पास जाना चाहती हूँ। इकबाल अंसारी, आपने सुना मेरे सहयोगी ने कहा जितना ज्यादा इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा ये पूरा मामला खींचेगा। आप लोग इसे अपने लेवल पर सुलझाने के लिए तैयार नहीं हैं। बार बार मैं ये सवाल दोहरा रही हूं, आप लोग साथ बैठते हैं, साथ रहते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी साथ है। देखिए, हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और साथ उठते हैं और बैठते हैं। सवाल यहाँ इस मसले पे इतने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, इतने ज्यादा लोगों की राय है, इतने ज्यादा लोगों की मिल्कियत है कि हर आदमी चाहता है कि जो हम कहेंगे वही होगा। इसलिए ये बात जो है नामुमकिन हो जाती है बाहर बात करने की, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जो हम कहें वही होगा। अगर एक आदमी ने कह दिया कि जो है अपनी अपनी बात लोग कहते रहे, तो हर आदमियों की बात अलग अलग है, कोई एक मत नहीं है। अभी आपने जो है आप सुन रहे थे कि जितने भी लोग बात कर रहे हैं, कोई अयोध्या कह रहा है तो कोई फैजाबाद कह रहा है तो कोई लखनऊ कह रहा है।
जब आपस में जो है कि किसी में जो है सुलह समझौता या बातचीत तय नहीं है तो दूसरे लोग किसी एक आदमी की बस की बात नहीं है। इसीलिए हम लोग भी बार बार कहते हैं कि कोर्ट फैसला कर दिया, कोर्ट अपने यहाँ लोगों को भुला ले। जब कोर्ट जो कहेगा, सरकार अगर कोई काम करती है तो लोग मानेंगे भी तो मनवाएगी भी। तो सारे सिस्टम सरकार के पास है, अगर कोर्ट फैसला कर देता तो वो भी बेहतर है, और लोग कोर्ट अपने यहाँ लोगों को भुलाता है तभी भी है बेहतर है। जो कोर्ट करेगा वही माना जाएगा, क्योंकि आपस में बात करने वाले बहुत से लोग जो इसमें लोग हैं, किसकी किसकी बात मानी जाएगी। ये आपने ठीक कहा, जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा उतने लोगों की बात होगी। राकेश त्रिपाठी, कोर्ट को ये मामला सुलझाना है। कोर्ट बार बार कह रहा है, जस्टिस बोबडे ने बार बार कहा, भावनाओं से जुड़ा मसला है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, फेथ है, आस्था है, आपसी बातचीत से सुलझा लीजिए। सरकार तो नहीं लग रहा उस पक्ष में है। देखिए, इकबाल अंसारी जी के बयान से साफ साफ स्पष्ट हो जा रहा है। इकबाल अंसारी जी बार बार कह रहे हैं जब कोर्ट कहेगा तो समझौता हो जाएगा। जब कोर्ट को ही समझौता करा देना है तो कोर्ट फिर निर्णय कर दे इस बारे में। समझौता तो परस्पर होना है ना, कोर्ट तो केवल माध्यम हो सकती है। कोर्ट मध्यस्थता नहीं करा देगी, पूरी मध्यस्थता पक्षकारों को करनी होती है और पक्षकार अपने अपने पक्ष पर अडिग हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनना चाहिए। उसको बनाने के लिए अगर किसी प्रकार का कोई मध्यस्थ मार्ग निकालते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मध्यस्थता के नाम पर इसको लटकाने और भटकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोशिशें पहले भी हुई है। और आज जब अंतिम चौखट पर मामला आ गया है। मेरे दो सवाल है सर। एक तो अब जितनी अर्जेंसी सरकार दिखा रही है वो अर्जेंसी 2014 से क्यों स्टार्ट नहीं हुई, ये सवाल एक आम भारतीय के मन में है। और दूसरी बात, जब कोर्ट प्रपोज कर रहा है, कोर्ट कहता है मीडिएशन के लिए चले जाइए, कोर्ट कहता है मध्यस्थता का मार्ग आप जो है उस पर विचार कर लीजिए, तो क्या कोर्ट भी लटका रहा है इस मामले को, अटकाना चाहता है? नहीं अदिति, दो बातें मैं जोड़ूंगा। वर्ष 2010 में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से फैसला आया। 2010 से लेकर के 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी और 4 वर्षों तक यूपीए की सरकार ने ट्रांसलेशन का एक पन्ना भी ट्रांसलेट नहीं किया। जल्दी से, कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। असद खान फलाई, आपका कमेंट। सुप्रीम कोर्ट इतना होपफुल है कि मीडिएशन वर्क करेगा और इसका कुछ ना कुछ कंक्रीट और कुछ ना कुछ इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, तो हमें भी होपफुल रहना चाहिए कि 4 हफ्ते का वक्त दिया है कोर्ट ने, और इस बार चूंकि मध्यस्थता सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट जरूर आएगा। मैं इतना होपफुल हूं और यही एक इसका बेस्ट तरीका, बेस्ट वे है इस विवाद का समाधान का। ठीक है, गीता भट्ट जी। देखिए, जो 4 हफ्ते का समय है, वो जितने जो 13 याचिकाएं लगी हैं इस राम मंदिर के केस को लेकर, उसमें 4 हफ्ते का समय उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए लगना है। तो उसी समय को ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वही समय मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए रखा है। तो अगर इसमें कुछ सकारात्मक बातें आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे केस की सुनवाई तो होगी ही। आशुतोष मिश्र, जल्दी से आपका कॉमेंट, फिर मैं महेश गुप्ता का रुख करूंगी। ये बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है। जैसे गीता जी ने कहा कि ये 4 हफ्ते जो है कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए दिए हैं, और इसमें ये भी पता चल जाएगा कि जो है कौन कितना जो है झुकने को तैयार है। महेश गुप्ता, एक बार मैं फिर आपके पास आ रही हूँ, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, बड़ी खबर, मध्यस्थता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, 4 हफ्ते का वक्त, और क्या क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे आदेश आना था तो किसी भी पक्ष की तरफ से कोई दलील या कोई जिरा नहीं होती है। सीधा सुप्रीम कोर्ट में के चीफ जस्टिस ने जो है 5 जजों की बेंच थी और चीफ जस्टिस ने अपना आदेश जो है सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए मध्यस्थता के लिए जाना चाहिए और मध्यस्थता में ना जाएं, इसके लिए हमें कोई ऐसा कोई कानूनी पेच नहीं दिख रहा है कि मध्यस्थता में जाने से कहीं कोई नुकसान है, मध्यस्थता में नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने मामला मध्यस्थता को भेजा जाता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये 4 हफ्ते के अंदर मीडिएशन का कार्य पूरा कर लिया जाए। फिर उन्होंने 3 लोगों के नाम सुझाए मध्यस्थता के लिए, और साथ में ये भी कहा कि जो मध्यस्थता की मीटिंग है उसकी कोई भी बातचीत जो है वो मीडिया में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया में बातें आती हैं तो देश में बाहर जो है माहौल कहीं खराब होना शुरू हो जाता है, कहीं नारे लगने शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो मध्यस्थता है पूरी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। अब इसमें सवाल ये है कि जो पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उनके लिए बाध्य नहीं कि मध्यस्थता में जाकर मध्यस्थता की बात को माने, वो मध्यस्थता में तो जाएंगे
हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन वो अपनी जो है असहमति सीधा सीधा जता देंगे कि हम अपने जो है हम इस पर राजी नहीं है, या वो अपनी पूरी मांग रख देंगे। वो मांग दूसरे पक्ष को मान्य नहीं होगी, तो ऐसे में मध्यस्थता का रास्ता नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर सभी पक्षों के बीच में कोई रास्ता निकल आता है और उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो फिर वो बाद में मान्य होगा, उसके खिलाफ फिर अपील नहीं होगी। ठीक। स्वामी दीपांकर, बहुत जल्दी से आपका कमेंट। हमारे पास हमेशा जल्दी में आते हैं आप, मगर क्या बहुत भूरी प्रशंसा है। जैसे कि गीता जी ने कहा, मैं उससे 100% सहमत हूं कि जिस प्रकार 1 महीने के अंदर बाकी प्रोसीडिंग या काम पूरा होगा, तब तक का समय दिया गया है और इसको निसंदेह सकारात्मक यूज कर हा और मां को मिलाकर मंदिर वहां बनाए और वहीं थोड़ा सा हटकर कहीं मस्जिद भी बनाए। क्योंकि मुझे लगता है जो चीजें शिफ्ट हो सकती हैं उसके लिए तनाव क्यों। तो ये बहुत सकारात्मक कदम है और मेरी तरफ से बहुत साधुवाद तीनों व्यक्तियों को भी और तमाम पक्षकारों को भी। तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? 4 हफ्ते का जो वक्त कहा जा रहा है उसमें एक सोल्यूशन निकल कर आ पाएगी? उम्मीद है कि सियासत खत्म हो जाएगी। आदरणीय, वो तो बहुत ये होनी ही चाहिए। हिंदू और मुस्लिम पर सियासत क्यों? मारने और काटने पर सियासत क्यों? लाशों पर सियासत क्यों? परमात्मा पर सियासत क्यों? ये तो खत्म ही होना चाहिए जी। देखिए, सियासत तो इन्होंने लोगों ने खत्म होना तो आज तक राम मंदिर नहीं बन पाया। अगर इन्होंने सियासत नहीं की होती तो 1986 में शीतला सिंह जी की किताब के हिसाब से 1986 में राम मंदिर का तामीर हो चुका होता। ठीक। आशुतोष मिश्र, जल्दी से आपका कमेंट सर। 2 चीज कहना चाहूंगा इसमें। हमें देखना होगा कि एक तो पहले आरएसएस का क्या प्रस्ताव आता है, और ये 1 महीने का जो टाइम मिला है, इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि तब तक चुनाव घोषित हो चुके होंगे। तो आशुतोष मिश्र, आपको इसमें आरएसएस का प्रस्ताव कहां से आता है? वो तो ध्यान देना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात की, इसमें आरएसएस का प्रस्ताव कहां से आता है? क्योंकि अभी तो आप देश की अदालत को मानते हैं या आपको आरएसएस के प्रस्ताव में दिलचस्पी है? सुप्रीम कोर्ट का प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा हम उसके बाद भी कोई डिसीजन ले सकते हैं, और इधर 2-3 डिसीजंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सरकार ने ओवरटर्न किए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/STs को लेकर दिए थे, वो वोट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ओवरटर्न किया। तो आप कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता को लेकर सर रोक लगेगी? नहीं, आशुतोष मिश्र, आप कह रहे हैं कि जो मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, इसे भी ओवरटर्न कर सकती है सरकार, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग कह रही है इस समय? सब मामला सब जुडिस है ना? आपको थोड़ा दुरुस्त कर दो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मुझे अभी तक याद है, मध्यस्थता को नहीं ओवरटर्न करेंगे। मध्यस्थता को ओवरटर्न नहीं करते हैं, मध्यस्थता को नहीं ओवरटर्न करते हैं। बाद में जब ऑर्डर आ जाता है, और ये प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले लेगा, हम उसके बाद जो है अपना देखेंगे कि ऑर्डिनेंस लाना है कि क्या लाना है, ये कह रखा है। ठीक सर, लेकिन जो आप प्राइम मिनिस्टर के जिस बयान का हवाला दे रहे हैं ना सर, वो प्राइम मिनिस्टर का बयान ये था जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से निपट जाएगा तब सरकार का काम शुरू होता है। एक्चुअली आप थोड़ा सा तथ्यों को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पेश कर रहे हैं, आप तथ्यों को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। आपने पहला हाफ मेरा सुना नहीं। ठीक सर, आपने मेरा सेंटेंस पहला हाफ सुना नहीं, जब मैंने कहा कि मध्यस्थता के बाद। ठीक सर, प्लीज। हुआ है कि बेंच यह स्वागत योग्य है, और मैं क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश जो गोगोई साहब है, इनके बुद्धि है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो। इनके बुद्धि में भगवान बढ़िया से कृपा करें कि ये अच्छे इनका बुद्धि आवे, काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया शुरू करें। तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं, हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, अपना व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। इस पंचायत में ये लोग हैं, एक तो चेयरमैन खलीफुल्ला साहब रहेंगे, दूसरा श्री रविशंकर प्रसाद हैं, और तीसरे सदस्य जो हैं श्री राम पंचू होंगे इस मध्यस्थता मामले को। तो कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मनीष शुक्ला जी, आपकी प्रतिक्रिया सर। यूपी सरकार हालांकि कहती रही कि स्पीडी एडजुडिकेशन होना चाहिए, कोर्ट को ये मामला निपटाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा मध्यस्थता। देखिए, हमारी सरकार ने कहा कोर्ट को निपटाना चाहिए, तो कोर्ट का जो निर्णय, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है और ये अपेक्षा करती है कि माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, उनके देखरेख में जहाँ जन्मभूमि है मंदिर बने, ऐसी एक बात होगी। और वो चाहे मध्यस्थता के जरिए हो और चाहे आदेश के जरिए हो।
तो हमारा कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल ये चाहती है कि जन्मभूमि पर प्रभु राम के मंदिर का निर्माण हो। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, तो सरकार का भी यही सोच है कि जल्द से जल्द फैसला आए। चूंकि 15वीं शताब्दी से देश का अधिसंख्य नागरिक इस बात की प्रतीक्षा में है कि अपने प्रभु को की आराधना वो भव्य मंदिर में जाके कर सके। ठीक। हाजी खान, अब तो भगवान राम भी कह रहे हैं मेरे वास्ते बातचीत के रास्ते। देखिए, मुस्लिम पक्षकारों ने तो पहले भी ये कहा कि मध्यस्थता से अगर मामला सुलझाया जा सके तो देश हित के लिए अच्छा होगा, और देश के आने वाला कल जो है इस देश में हिंदू और मुसलमान मिलकर इस मुल्क को आगे दुनिया की सुपर पावर बना सकते हैं। लेकिन अगर जहां जिस घर में, जिस तिजारत में, जिस मुल्क में आपस में मन मुटाव होता है लोगों की, जनता के बीच में, वो देश तरक्की नहीं करता। धर्म के नाम पे लोगों को बांटना अच्छी बात नहीं है, कोई भी मजहब का लोग बांटते हों, लेकिन देश को अगर आगे ले जाना है तो हिंदुस्तान में रहने वाले 125 करोड़ नागरिकों की, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी आस्था अपनी अपनी है। उस आस्था के एतबार से देश में अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई मध्यस्थता होनी चाहिए तो हम उस पर राजी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना हमने विरोध पहले किया, ना आज करते हैं विरोध। ठीक है सर, लेकिन बातचीत की कोशिशें पहले भी हुई, मध्यस्थता की कोशिशें पहले भी हुई, लेकिन अभी तक नाकाम साबित हुई है। महेश गुप्ता करो कि एक बार फिर से कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ सभी को एक बार फिर से, हमारे दर्शकों को पूरी खबर महेश बताइए कैसे ये टाइम बाउंड मीडिएशन है, क्या कुछ अहम बातें हैं इसकी। महेश के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। विशाल पांडे, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, जल्दी से हमारे दर्शकों को पूरी खबर एक बार फिर से बताइए, क्योंकि बेहद अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है इस पूरे प्रोसेस के लिए। देखिए अदिति, सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का आदेश दिया है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। जस्टिस खलीफुल्ला इसके चेयरमैन होंगे, श्री रविशंकर इसमें रहेंगे, श्री राम पंचू जो कि वरिष्ठ वकील हैं वो इसके सदस्य रहेंगे, और इसकी जो प्रोसीजिंग है उसे जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसकी जो मीडिएशन की जो भी कार्रवाई होगी वो अयोध्या में बैठकर ही होगी। अयोध्या में ही सभी पक्षों के साथ यहां पर ये जो मध्यस्थता कमेटी है बातचीत करेगी और 4 हफ्ते में अपनी स्टेटस रिपोर्ट देगी। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है कि कुल मिलाकर 8 हफ्ते में पूरी की पूरी इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट इस कमेटी को देना है। 4 हफ्ते में पहला स्टेटस रिपोर्ट बातचीत करके जो भी सभी पक्षकार हैं अयोध्या में उनसे सुप्रीम कोर्ट को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। यानी अगर इसे देखा जाए तो कुल मिलाकर राम मंदिर का जो मामला है, विशाल मुझे क्लैरिटी चाहिए, एक सेकंड मुझे ये एक क्लैरिटी चाहिए। 4 हफ्ते का वक्त है कि 8 हफ्ते का वक्त है? देखिए आदित्य, अभी 4 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट इस कमेटी को देनी है, लेकिन कुल मिलाकर 8 हफ्ते का समय यहां पर पूरी की पूरी कमेटी को दिया गया है, जो कि 8 हफ्ते के अंदर अयोध्या मामले का जो कि ये विवाद है इस पूर्व मध्यस्थता के जरिए इसको क्या उसका फॉर्मूला निकलता है, क्या उस पर रिपोर्ट आती है, वो सुप्रीम कोर्ट में देनी होगी। यानी कि आदित्य, इस पे मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लेती हूँ विशाल, क्योंकि महेश वहीं पर कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे। महेश, ये 4 हफ्ते को लेकर जो बात है, आप ये एक्चुअली पूरा तफसील से पूरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, क्योंकि दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वो अक्सर माइक का इस्तेमाल नहीं करते, बस वो धीरे धीरे से अपना ऑर्डर पढ़ देते हैं। तमाम बड़ी बातें एक एक करके अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। 3 लोगों का पैनल मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बना दिया गया है। मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर विवाद सुलझाया जाए। हमारे साथ संजीव तिवारी आ गए, रामदत्त त्रिपाठी भी हैं, मनीष शुक्ला है बीजेपी की तरफ से, हाजिक खान है और साथ ही मुफ्ती मंजूर जियाई भी है। मैं चाहती हूँ सबकी प्रतिक्रिया जल्दी से एक एक करके। रामदत्त त्रिपाठी जी, सर आपका कॉमेंट जल्दी से सर। देखिए, जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन उसमें एक व्यवस्था है कि अदालत कुछ मामलों को मीडिएशन में, आर्बिट्रेशन में भेज सकती है, और ये एक, मैं समझता हूँ कि ये एक औपचारिकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जजमेंट देने से पहले ये किया था, ताकि कोई ये न कहे कि भाई समझौते की कोशिश नहीं की गई, प्रयास नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एक औपचारिकता, एक औपचारिक अवसर दिया है पार्टियों को कि भाई वो आपसी बातचीत से कोई फार्मूला निकाल लें। अगर वो निकाल लेते हैं तो लंबी सुनवाई से बच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी उसमें मोहर लगा देगा और वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट माना जाएगा।
लेकिन जो पिछला अनुभव है, चूंकि जो अभी से सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि यहाँ मामला यह है कि एक म्यान में जैसे दो तलवारें आ गई हैं। उसी स्थान पे मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो मस्जिद है वो अल्लाह की जगह है, संपत्ति है, हम नहीं दे सकते, कोर्ट चाहे तो दे दे। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारा आस्था का विषय हम वहीं बनाएंगे। तो जब तक इस पॉइंट पे दोनों पक्ष अड़े हुए हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि मध्यस्थता से कोई फैसला हो पाएगा। ठीक, एक बार फिर से महेश गुप्ता के पास अपने दर्शकों को लेकर जाती हूँ। महेश, जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी साहब से बातचीत शुरू हो गई इसलिए मैं उस पर क्लैरिटी नहीं ले पाई। ये 4 हफ्ते की जो बात कही जा रही है, प्लीज आम भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कुल मिलाकर क्या है। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 4 वीक जो है एक्चुअली वो कोर्ट को अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी होगी कि क्या कुछ इसमें हो रहा है, कोई सकारात्मक कदम बढ़ रहे हैं आगे, कोई इसमें हल निकलने की जो है संभावना है, या वो 4 हफ्ते की रिपोर्ट में वो कह देते थे कि नहीं किसी पक्ष ने या 2 पक्ष ने, या क्योंकि इसमें 16 पार्टी हैं, कुल 16 अपील फाइलें हुई और 16 में 3 जो है मुख्य हैं, निर्मोही अखाड़ा, रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो इन सब में से जो है वो अपना एक जो जिस्ट है वो संक्षेप में जो है कोर्ट के सामने रखेंगे 4 हफ्ते के अंदर, जिसके अंदर बताएंगे कि हाँ सकारात्मक हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या कहीं कुछ नहीं निकल रहा है। और कुल मिलाकर कोर्ट ने 8 हफ्ते का कुल समय दिया है, लेकिन ये 8 हफ्ते जो है कोर्ट ने बोले हैं, लेकिन अगर वो अपनी रिपोर्ट में देते हैं कि हाँ समाधान निकल रहे हैं, समाधान के हम और बढ़ रहे हैं, तो 8 हफ्ते का समय भी आगे बढ़ जाता है। लेकिन तब ये कोर्ट ये देखती कि क्या वाकई में समय बढ़ाने का फायदा है और बातों से हल निकलने की संभावना है, तो ऐसे में फिर बात आगे बढ़ भी जाती है। लेकिन कुल मिलाकर जो विवाद फंसेगा वो यह, हालांकि एक अच्छी बात है कि मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि वो राजी हैं। राजी होने के मायने यही होते हैं कि वही बात आदमी राजी होने की करता है कि जो जिस पर थोड़ी सी गुंजाइश होती है आगे पीछे होने की। तो ऐसे में अगर वो अपनी मस्जिद के लिए आगे पीछे कहीं कुछ विचार कर सकते हैं तो उसका समाधान निकलने का हम कह सकते हैं कि संभावना है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है, रामलला, उनका तो एक मजबूरी है, उनको तो कहना है कि हमारे रामलला का जो जन्म स्थल है उसको हम आगे पीछे कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर जन्म है वहीं। जैसे अगर हरिद्वार में हर की पौड़ी, तो हर की पौड़ी वहीं कहलाएगी, नहाने को आप कहीं भी नहा सकते हैं। अब लेकिन जो है इसी प्रकार से रामलला का जो जन्म। ठीक। और हमारे साथ राकेश सिन्हा साहब जुड़ गए। राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया सर, कुल मिलाकर 8 हफ्ते का ये वक्त, 4 हफ्ते में पहली स्टेटस रिपोर्ट, और उसके बाद अगर मामला आगे बढ़ता है, सोल्यूशन आती दिखाई देती है, तो जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे आगे और भी बढ़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आशा प्रकट की है कि दोनों पक्ष मिलकर समझौता कर ले, लेकिन वास्तव में स्थिति भिन्न है कि जितने भी इस मध्यस्थता के प्रयास हुए विफल हुए, इसका कारण था कि जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं वे गैर जरूरती तरीके से इस बात का दावा करते हैं कि वहां पर मस्जिद था, जबकि सभी साक्ष्य मिल चुके हैं मंदिर होने का। मैं आशा करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें सक्रिय हस्तक्षेप करके, यदि सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करके या उस पक्ष को मना लेती है कि वहां पर मंदिर का ही निर्माण हो। और यह बात तो हर कोई कहता है कि इससे सरजू नदी के पार कहीं पर भी मस्जिद बनाया जा सकता है, अयोध्या में मस्जिदों की कमी नहीं है। इसलिए बाबरी मस्जिद के बारे में जो बार बार जोर दिया जाता है, उस जोर देने पर अधिकांश मुसलमान उस बात से अपने आप को अलग कर रहे हैं। इसी ने सर्वोच्च न्यायालय को एक आशावादी बनाया है और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े हुए अनेक लोगों के मन में ये बात आ गई है, उनका दावा गलत था और सामाजिक सौहार्द के लिए, देश में एकता और अखंडता के लिए वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इन सब बातों के कारण सर्वोच्च न्यायालय में एक आशा की किरण जगी है। यदि मध्यस्थता के आधार पर मंदिर का निर्माण हो जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस भी तरह से हो, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये केस है। सर्वोच्च न्यायालय का यह नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि साक्ष्यों के आधार पर अभी बिना विलंब किए हुए अपना निर्णय दे। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तो रास्ता सुझा रहा है ना राकेश जी, जो ये जो 8 हफ्ते का वक्त दिया जा रहा है, क्यों आप इतना सिनिसिज्म किस लिए? मैं मानती हूँ पहले भी इस तरह की कोशिशें हुई हैं जो अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। आपको क्या लग रहा है कि इससे जो दूसरा पक्ष है वो एक बार फिर से इस पूरे मामले को लटकाने की कोशिश करेगा? देखिए, 8 हफ्ते का वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए दिया है कि अपना निर्णय लेने से पहले वो एक बार अंतिम बार लोगों को मौका देना चाहता है। न्यायालय भी ऐसे आस्था के प्रश्नों पर अपने आप को बचा कर रखना चाहती है कि एक बार निर्णय लेने के बाद विभिन्न तरह के आरोप लगने की जो संभावना रहती है, न्यायालय अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए उससे बचना चाहती है। लेकिन यहाँ सवाल दूसरा है, ये सिर्फ 2 पक्षों का झगड़ा नहीं है, 2 व्यक्ति का झगड़ा नहीं है। या न्यायालय ने जैसे टाइटल सूट कहा वो तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन पूरा विषय
एक आस्था से जुड़ा हुआ है, भारत की सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और एक लंबे समय से यह संघर्ष कोई सर्वोच्च न्यायालय के निर्माण के बाद से शुरू नहीं हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के निर्माण के से 400 साल पहले से ये संघर्ष चल रहा है, और ये बाबर के एक आक्रमणकारी के द्वारा किए गए विध्वंस को समाप्त करना और जो एक कलंक का टीका है उसे समाप्त करने की बात है। न ये मुसलमानों के खिलाफ है, न इस्लाम के खिलाफ है, ये हिंदू धर्म की आस्था और हिंदू धर्म की जो अपनी मर्यादा है, अपनी सभ्यता और संस्कृति है, उसको स्थापित करने की बात है। और इसी बात को बाबरी मस्जिद पक्षकारों को समझना है। और जब एएसआई ने सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत कर दिया है, राकेश जी, और एक बात और मैं कह दूं, जब मुगल काल के सभी डॉक्यूमेंट्स में उसे जन्मभूमि ही माना गया है, औपनिवेशिक काल में जन्मभूमि ही माना गया है। जी शुक्रिया सर। राकेश जी, जी न्यूज से बात करने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। मुफ्ती मंजूर जियाई, जल्दी से आपकी भी प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मध्यस्थता से निपटाइए इस मामले को, लोगों की आस्था, भावना, फेथ, उनकी श्रद्धा, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। देखिए अदिति जी, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के वातावरण इतने खराब हो चुके हैं पिछले कुछ सालों से कि लोग परेशान थे, तकलीफ में थे, और ये कि बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के सामने है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का। इस दरमियान में आपसी तनाजो ज्यादा न बढ़ सके, इसलिए 8 हफ्ते का जो वक्त दरमियान में मिला था, इसको आपस के मध्यस्थता के लिए चुन लिया गया है। और मुसलमानों ने इस बात को, हिंदुस्तान के वातावरण को सही रखने के लिए और बताने के लिए कि देखो हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा अमन के साथ है, ताकि अमन बनी रहे हिंदू और मुसलमान के दरमियान में। इस अमन को बनाए रखने के लिए मुसलमानों की पहल ये हुई कि हम लोगों के बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए, हम लोगों के दरमियान गुफ्तगू होनी चाहिए। उस गुफ्तगू को अगर आगे बढ़ाया जा सकता है अच्छी तरीके से, तो हम उस पर तैयार हैं। और हमने उसी की कोशिश की है, ताकि आने वाले दिनों में भी लोगों को यह ना लगे कि मुसलमान शिद्दत पसंद है। जिस तरीके से हम पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता की कोशिश की है, और हमने इस पर सपोर्ट इसलिए भी किया है, लोगों ने हम पर शिद्दत पसंदी का आरोप लगाया, हमेशा ये कहा कि मुसलमान शिद्दत पसंद होता है, ये बातें नहीं मानता है, तो हमने इस बात को वाज़ेह कर दिया, देखो हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानने वाले लोग हैं। लेकिन आपने देखा है ना कि अभी अभी रविशंकर का इख्तलाफ हिंदू पक्ष के लोगों ने ही किया है। तमाम धर्म गुरुओं ने श्री रविशंकर का इख्तलाफ करना शुरू कर दिया है। आज से ही मैंने ऐसा नहीं देखा, बहरहाल के माध्यम से लोग कह रहे हैं। नहीं सर, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना, ये आप कह रहे हैं सर। अभी स्वामी चक्रपाणी क्या कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, नेगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि श्री रविशंकर जी का नाम है, जो हम लोग काफी समय से मीडिएशन के प्रयास कर रहे थे, हम लोगों ने बातचीत का काफी हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, तो इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। मनीष शुक्ला, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर, अब यूपी सरकार की क्या भूमिका है इसमें? क्योंकि कोर्ट में तो ये कहा गया था कि मध्यस्थता से तो नहीं निकलेगा, कोर्ट ही इसकी नियमित सुनवाई करके जल्द से जल्द निपटारा करे। देखिए, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया तो उसके पूर्व क्या क्या कहा गया, अब उस पर कोई विषय रखने से कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जहां रामलला का जन्म हुआ था वहां मंदिर बने। और हमको आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि एक तरफ रामलला का मंदिर है, एक तरफ वो विवादित ढांचा है। वो रामलला जो भारत के सांस्कृतिक पुरुष हैं, भारतीय सभ्यता के केंद्र बिंदु हैं, जो भारत के पूर्वज हैं, इस हिंदुस्तान के पूर्वज हैं। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति के नाम पे मस्जिद की बात वहाँ अन्य लोग कर रहे हैं जिसका देश की संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं, जो आक्रांता था, और जो मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य पार्ट नहीं है, ये कोर्ट मान चुका है। तो हमें लगता है कि अगर मध्यस्थता के जरिए वहां भव्य मंदिर के मार्ग का मार्ग प्रशस्त होता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बस इतना चाहती है कि जहां अस्थायी मंदिर है उसको भव्य स्वरूप मिले। ठीक है महेश गुप्ता, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो मीडिएशन का प्रोसेस है, कौन कौन सी पार्टीज हैं, किस किस से बात होगी, कैसे बात होगी? क्योंकि बुधवार को तो हमने यूपी सरकार को भी देखा था, उसको भी रिप्रेजेंट किया गया था। ये पूरा प्रोसेस क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को, किस किस से बात होगी? देखिए, अगर हम कानूनी पहलू पर आते हैं तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है 1+15 एक लिस्ट नाम होता है, उसके नीचे 15 और नाम है, यानी कि कुल 16 मामले, 16 इसके अंदर लोग हैं, 16 चाहे वो संगठन है चाहे वो इंडिविजुअल हैं, जो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए हुए हैं।
जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया है। 16 लोगों को सुना जाता है, 16 याचिका करता है जो इसके अंदर। उसके अलावा बहुत सारे और लोग भी आए थे जो पुराने चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, उन्होंने उन सबको हटा दिया था कि नहीं, जो पार्टियां हाई कोर्ट में थी हम उन्हीं को सुनेंगे। तो अब जो मीडिएशन का मामला है, मीडिएशन में भी उन्हीं को ही सुना जाता है। ना तो इसमें बीजेपी पार्टी है, ना इसमें कांग्रेस पार्टी है, ना ही कोई और राजनीतिक दल पार्टी है। नंबर 2, ना इसमें केंद्र सरकार पार्टी है, ना इसमें राज्य सरकार पार्टी है, ना इसमें यूपी सरकार पार्टी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी पक्षकार हैं जो यहाँ पर अपील में आए हुए हैं, वही इसमें आपस में जो वादी हैं या प्रतिवादी हैं वही बैठेंगे, उन्हीं को ही सुना जाएगा। अगर किसी, चाहे कोई सरकार का नुमाइंदा है, चाहे किसी वो राजनीतिक दल का नुमाइंदा है या किसी वो समुदाय का नुमाइंदा, अगर उसने अपना कोई पक्ष रखा है तो वो इन्हीं संगठनों जो 16 इसमें प्रतिवादी या वादी हैं, उन्हीं के जरिए ही कोई बात आगे बढ़ा सकता है। मीडिएशन के अंदर जो आएंगे वो 16 लोगों को ही सुना जाता है, उनके जो हस्ताक्षर वही उनके ही हस्ताक्षर होंगे कि हाँ वो किस बात पर सहमत हो रहे हैं। ठीक महेश, मेरा एक और सवाल है, एक और बात जो कही जा रही है उस पर भी क्लैरिटी चाहिए कि जो 3 मेडिएटर्स हैं जिनका नाम दिया गया है, ये औरों को भी जोड़ सकते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, इसको अभी हम ऐसे नहीं कुछ कह सकते हैं क्योंकि अभी बहुत शॉर्ट में उन्होंने जो है 6 लाइन का आदेश सुनाया है सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब उसकी कॉपी हमें नेट पे आ जाएगी, अभी मिल जाएगी। तो उसमें डिटेल ऑर्डर होता है, तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ और लिखा जाता है। क्योंकि जैसे पिछली बार हम देखेंगे तो पिछली बार जब कोर्ट ने बोला था कि इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को होगी अधिहोदा वाली, लेकिन जब शाम को ऑर्डर आया तो उसमें 6 मार्च लिखा हुआ था। क्योंकि 5 मार्च को जो है वो सोमवार के जब मंगलवार था, मंगलवार मिसलिनियस एक टेक्निकल बात थी कोर्ट के अंदर, सोमवार को छुट्टी होने के कारण मंगलवार को मिसलिनियस डे हो गया था। तो ये मामले जो मिसलिनियस डे में नहीं लगते हैं, इसलिए जो है 5 की जगह फिर 6 लिस्ट में जो है रात को शाम को ऑर्डर आया नेट पे, तो उसमें